समझ में आया है ना। उसके बाद 10वां पॉइंट है आय व्यय का विवरण। आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्राप्ति भुगतान अलग है, आय और व्यय अलग है। हम आय व्यय का विवरण क्यों ले रहे हैं? हम ग्राम संगठन एक संस्था है, उसमें अलग अलग परिवारों के सदस्य समूह के माध्यम से जुड़े हैं। तो ये संस्था जो हम चला रहे हैं ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी ये आय में है या नुकसान में है, ये जानना क्लस्टर संगठन के लिए ज़रूरी है। ग्राम संगठन अगर घाटा में जा रहा है तो उसको सावधान करके सही तरीके से चलाने की जवाबदारी क्लस्टर संगठन को है। इसीलिए जो क्लस्टर संगठन को हम मासिक प्रतिवेदन जमा कर रहे हैं तो उसमें हर महीने की आए हुए पैसों में हमारा आमदनी कितना है, गए हुए पैसों में हमारा खर्चा कितना है, ग्राम संगठन लाभ में है या नुकसान में है, अगर लाभ में नहीं है तो उसको कैसे खर्चा कैसे कम करना है और आय को कैसे बढ़ाना है, ये क्लस्टर संगठन उस ग्राम संगठन को सुझाव देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टेबल बना है वो आय और व्यय की सूची है, प्राप्ति और भुगतान की सूची नहीं है। तो आय और व्यय को कैसे लेना है? आपकी नगद पुस्तक जो आपने लिखा है वो नगद पुस्तक के आधार से हमको आय व्यय की सूची बनाना है। तो देखिए, आय व्यय की सूची में कभी भी इस तरफ आय का विवरण आता है और इस तरफ व्यय का विवरण आता है। तो पहले बिंदुओं को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे कि आय में क्या क्या बिंदु आते हैं और व्यय में क्या क्या बिंदु आते हैं। आप दिमाग में एक ही रखना है, एक बार जो पैसा आता है वापस नहीं जाता है उसको हम आय कहते हैं, जैसे हम अपनी देशी भाषा में कमाई कहते हैं उसी तरह। और व्यय का मतलब होता है खर्चा, एक बार जाकर वापस नहीं आने वाला हमारे लिए खर्चा है, खर्च हो गया है वो, उसको हम व्यय कहते हैं। आय का मतलब होता है आकर वापस नहीं जाता है, व्यय का मतलब होता है जाकर वापस नहीं आता है। तो हमारी ग्राम संगठन की संस्था में जो हमारे मदे हैं यानी जो हमारे खाताएँ हैं उसमें आय के खाताएँ क्या है, व्यय के खाताएँ क्या है, एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रवेश शुल्क या हिस्सा धन, कुछ जगह पे प्रवेश शुल्क भी कहते हैं, कुछ जगह पे हिस्सा धन भी कहते हैं, कुछ जगह पे दोनों भी रहते हैं। तो आपके ग्राम संगठन में जो है वो यहाँ पे हमको लिखना है। दूसरा कॉलम है समूह को ऋण पर ब्याज, जो हमने समूह को ऋण दिया है उस ऋण पर जो ब्याज आता है वो हमारा आय है। बैंक ऋण, बैंक शेष पर आया हुआ ब्याज, हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, कभी कभी वो पासबुक में भी हमको 3 महीने को एक बार, 6 महीने को एक बार ब्याज आता है, वो भी हमारे लिए उत्पन्न है यानी कमाई है। उसके बाद दंड, उसके बाद अन्य आय, यानी आने वाले ज़माने में आपके ग्राम संगठन में अलग अलग प्रकार के आय भी आने की संभावना है। आपको किस प्रकार से, आप कभी भी ध्यान में रखना है जो भी पैसा आपके ग्राम संगठन में आता है किस नाम से आया है, वो वापस जाने वाला है तो वो हमारी जवाबदारी है जिसको हम दायित्व कहता है। अगर वो गया है फिर वापस आने वाला है तो वो हमारी संपत्ति है, यानी वहाँ पे हमारे पैसे सुरक्षित है। तो ये 2 बातों को अगर आप समझ गए तो आप अच्छा सबसे बेहतर एक्सीलेंट बुक कीपर या ऑडिटर भी बन सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, जिस प्रकार इस तरफ क्रम संख्या आय का विवरण और कुल है उसी तरह इस तरफ भी क्रम संख्या व्यय का विवरण और कुल है। आप हमेशा ध्यान रखना है आय व्यय की सूची लिखते समय इस तरफ आय लिखना है और इस तरफ व्यय लिखना है, क्योंकि पहले हम आय को देखना है। मतलब हम कभी भी आपकी परिवार में हो या घर में भी हो, कहाँ पे भी होने दो, पहले कमाएंगे, कमाई से खर्च करेंगे, सही है कि नहीं। तो पहले हम आय का विवरण देखेंगे, उसके बाद खर्च का विवरण देखेंगे। तो अभी हमने बात किया है प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, समूह को ऋण पर ब्याज वापसी, बैंक शेष खाता, बैंक खाता पर प्राप्त हुआ ब्याज राशि,
दंड, अन्य आय, इतर और कोई दूसरा आय आया है तो वो। और उसके बाद व्यय की जगह पे भी हम यहाँ पे बात करें, जिस तरह ग्राम संगठन को प्राप्त हुआ ब्याज ग्राम संगठन के लिए आय है, उसी तरह ग्राम संगठन जो CLF को जमा किया है वो ब्याज ग्राम संगठन के लिए व्यय है। जो हमको जमा हुआ है ब्याज वो हम वापस नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह CLF में हमने जो जमा किया है ब्याज वो हमको वापस नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना? तो ये CLF को ब्याज वापसी। और उसके बाद दूसरा कॉलम है विवोए का मानधन, तीसरा सफ़र खर्च, और फोर्थ है कार्यालय किराया, और पांचवा है स्टेशनरी खर्च, और छठवा है अन्य खर्च। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो हमारी इस महीने की बैठक में लेन देन हुआ है या हमारा अक्टूबर महीने में हमारे ग्राम संगठन ने जो लेन देन किया है, नगद पुस्तक में जो आपको दर्शाया गया है उसी को यहाँ पे लिखना है। तो इससे पहले हमारी नगद पुस्तक की वीडियो है, उसमें हमने ये सारे लेन देन को बताया है। आप वहाँ से समाचार भी देख सकते हैं, तभी आपको ये मासिक प्रतिवेदन समझ में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा एक महीने की उदाहरण है। जो हमारे अक्टूबर महीने का बैठक हुआ था, उस बैठक में एक नया समूह जुड़ा था, तो वो समूह का हमने 100 रुपया सदस्यता शुल्क लिया है। और उसके बाद कुल समूहों को ऋण पर ब्याज जो है ना 3,100 रुपया, 6 समूहों को हमने कर्जा दे चुके थे, तो वो 6 समूहों के लिए 3,100 रुपया ब्याज राशि हमको मिला है। कुल मिला के कितना हुआ टोटल हमारा 3,200 रुपया। आप यहाँ तक रोकिए एक बार। यहाँ पे नीचे कुल में 3 कॉलम है। कितने हैं? 3 कॉलम है। देखिए इससे पहले आप कहीं पे भी देखे होंगे, प्राप्ति भुगतान हो या जमा खर्चा हो, नगद पुस्तक में हो, हर जगह पे टोटल के सिर्फ 2 कॉलम रहते हैं, मगर आय व्यय में 3 कॉलम है। इसमें एक कुल आय का है और यहाँ पे कुल व्यय का है, और नीचे बीच में जो कॉलम है यहाँ पे व्यय वाले कॉलम में व्यय से अधिक आय है और कुल है, और आय का विवरण के कॉलम में आय से अधिक व्यय है और कुल है। कंफ्यूज हो रहा है ना? 2 मिनट में आपको समझाती। देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, आय व्यय सूची बनाते समय पहले आपको यहाँ पे विवरण लिखना है। जो हमारा बैठक था, बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार हमारी इस बैठक में प्रवेश शुल्क 100 रुपया आया था, ठीक है। और उसके बाद ऋण पर ब्याज राशि 3,100 रुपया आया था। कुल मिला के कितना हुआ? 3,200, ठीक है ना। पहले इसको हमको क्या करना है, कुल आय में लेना है, हो गया। और उसके बाद क्या करना है, हमने खर्चा क्या क्या किया है। क्लस्टर संगठन को हमने 1,450 रुपया ब्याज दिया था, ठीक है। उसके बाद विवोए का मानधन 500 रुपया दिया था। अब यहाँ पे आपने कैश से दिया, कैश पेमेंट किया या चेक पेमेंट किया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये समझना है हमने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, अभी हम फ़ायदे में हैं या घाटे में हैं। तो ये समझने के लिए आपको ये सूची बनाना है। तो ये नगद पुस्तक में आपको आपने कैश से भी ट्रांजैक्शन किया या बैंक से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किया। मासिक प्रतिवेदन लिखने के लिए आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक और DCB पुस्तक और नगद पुस्तक, ये तीनों पुस्तकों को रखकर लिखना चाहिए, क्योंकि मासिक प्रतिवेदन जो है महीने के आखिरी में लिखने वाला पुस्तक है। समझ में आया है ना? तो ये इसको कहाँ से लाना है, कैसे लिखना है, इसको आपको दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मासिक प्रतिवेदन सिर्फ नकल करने का पुस्तक है, वहाँ से समाचार उठाओ और यहाँ पे चढ़ाओ। सरल है, समझ में आया ना? तो चलिए अब यहाँ पे आपने क्या किया, नगद पुस्तक में देखा टोटल कितना आया हमको 100 रुपया सदस्यता शुल्क आया, 3,100 रुपया बैंक में भी और नगद में भी दोनों मिला के 3,100 रुपया हमको ब्याज मिला। कुल मिला के 3,200 रुपया इस महीने में हमारा कमाई है, ठीक है। उसमें से हमने
CLF को ब्याज वापस किया 1450 रुपया और VOA को मानदंड दिया 500 रुपया और उसके बाद सफ़र खर्च दिया 150 रुपया। ये तीनों हमारे खर्च थे, इसके अलावा दूसरा कोई खर्च नहीं है। तीनों खर्चों को मिलाएंगे तो कितना हुआ 2100 रुपया। तो अभी एक बात मैं नगद पुस्तक में भी बताया है, हमारे पिछले वीडियोस में भी बताया है, कभी भी हमको ये ध्यान में रखना है, कोई भी फॉर्मेट हम बनाते हैं तो दोनों का टोटल एक बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3200 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2100 है। क्या दोनों का बेरी है, मतलब दोनों का टोटल बराबर है? नहीं है ना। तब क्या करना है, आप कभी भी आय और व्यय सूची लिख रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है, आय को अलग से टोटल करना है, व्यय को अलग से टोटल करना है। और जो आंकड़ा बड़ा है, कभी कभी आय बड़ा हो सकता है, कभी कभी व्यय भी बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे जो आंकड़ा बड़ा है उसको नीचे लेना चाहिए। अब इसमें ये दोनों आंकड़े हमारे सामने हैं, 3200 यहाँ पे आय का टोटल है और 2100 हमारा व्यय का टोटल है। तो ये दोनों में से बड़ा मोटा रकम कौन सा है, ये है 3200। अब इसको क्या करना है, हमको नीचे लेना है। बीच में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी वही लिखना है। क्या ये टोटल बैठेगा, बराबर है क्या? नहीं। इसमें कितना फ़र्क है, 1100 रुपया की फ़र्क है। समझ में आया? ये 1100 रुपया क्या है, हमारा ये महीने का फ़ायदा है जिसको हम लाभ कहते हैं। समझ में आया? हमारे ग्राम संगठन को 3200 रुपया कमाई हुआ है, यानी आय हुआ है। उसमें से 2100 रुपया हमने खर्चा किया है और 1100 रुपया हमारे ग्राम संगठन की इस महीने की फ़ायदा या लाभ है। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा आएगा। मान के चलो इस महीने में हमारे ग्राम संगठन ने कार्यालय किराया या कोई स्टेशनरी खर्च में 2000 का सामान लिया, हो सकता है उदाहरण के लिए। अब ये 2000 आएगा तो इधर टोटल कितना होगा, 4100 होगा। समझ में आ रही है ना आपको? 4100 होगा। तब क्या करना है, वही जो हम फार्मूला मैंने अभी आपको इससे पहले बताया है, आपको वही अप्लाई करना है। दोनों में से कौन सा आंकड़ा बड़ा है, 4100। इधर एक 4100 लेना है, इधर भी 4100 लेना है। अब 3200 को 4100 में से घटाएंगे तो कितना फ़र्क आएगा, 900 रुपया आएगा। यानी इस महीने में हमारे ग्राम संगठन ने क्या किया है, अपनी कमाई से ज़्यादा, जितना कमाया था उतने से ज़्यादा खर्चा किया है, 900 रुपया। कभी भी आपको ध्यान में रखना है, आय के विवरण में टोटल में यहाँ बीच वाली लाइन में ज़्यादा पैसे आए हैं, मतलब क्या है, ग्राम संगठन लॉस में जा रहा है। अगर व्यय के जगह पे यहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब ग्राम संगठन लाभ में जा रहा है। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। कभी भी ये दोनों का टोटल एक बराबर आना है, आना ही है, इसमें आपको कोई शंका नहीं है। कभी भी ध्यान में रखिए, आय और व्यय का टोटल डायरेक्ट बराबर कभी भी नहीं आएगा। यानी आज हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो बराबर 100 का खर्चा कभी नहीं करेंगे। कभी कभी 100 से ज़्यादा होगा या 100 से कम होगा, 5-2 रुपया, 1-2 रुपया तो बचेगा ना। ठीक उसी तरह ग्राम संगठन का कमाई और खर्चा दोनों अलग होते हैं। कभी कभी कमाई खर्चा से ज़्यादा होगा तो वो ग्राम संगठन लॉस में जा रहा है। खर्चा कम करके कमाई ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, खर्चा कम है, तब वो ग्राम संगठन प्रॉफिट में है, यानी फ़ायदा में जा रहा है। तो ये जांच करने के लिए हमको मासिक प्रतिवेदन में ये वाला कॉलम लिखना ज़रूरी है। समझ में आया है ना? तो हमने जो उदाहरण के लिए आपको बताया है, मगर हमारा ग्राम संगठन अच्छा ग्राम संगठन है, इसीलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा 10वां नंबर बिंदु है। 11 नंबर में क्या है, महीने के अंत में बैंक में शेष राशि। ये कहाँ पे मिलेगा हमको, नगद पुस्तक में अंतिम शेष राशि का कॉलम रहता है, वहाँ पे हमको
मिलेगा। हमारी 1 महीने की पूरी लेन देन के बाद आखिरी में अंतिम शेष राशि के कॉलम में बैंक नगद पुस्तक में ये हमको दोनों कॉलम मिलेंगे। महीने के अंत में बैंक में शेष राशि था हमारे नगद पुस्तक में 5,750 रुपया, और उसके बाद 12 नंबर की कॉलम में महीने के अंत में नगद शेष राशि हाथ में कितने पैसे है 50 रुपया। आपके ग्राम संगठन में आपकी बैंक पासबुक के अनुसार महीने के आखिरी माने आपका 10 तारीख का बैठक है तो 10 तारीख के बाद 11 तारीख को महीने के आखिरी नहीं कहते हैं। जब महीना बदल जाता है, अक्टूबर जाके नवंबर आया है, सितंबर जाके अक्टूबर आया है, नवंबर जाके दिसंबर आया है, तो वो महीना बदलने के बाद 31 तारीख का जो आखिरी बैलेंस है उसी को हम यहाँ पे डालना है। समझ में आया? और उसी को आपको कैश बुक में भी डालना है। ठीक है। 13 नंबर है ग्राम संगठन किए गए प्रशिक्षण का विवरण। बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार हमारे ग्राम संगठन ने इस महीने में एक समूह को प्रशिक्षण दिया है, समूह स्थायी प्रशिक्षण। जो नया समूह जुड़ा था, क्या दिया है? समूह स्थायी प्रशिक्षण। जो नया समूह बनता है उसको 3 दिनों का प्रशिक्षण देते हैं। आपके ग्राम संगठन में जो भी अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण होते होंगे, एमसीपी संबंधित, आरोग्य संबंधित। अभी तो कोरोना का सीज़न है ना, बहुत सारे ग्राम संगठनों में कोरोना के संबंधित ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे हम मतलब ये सब चीज़ों के बारे में। तो वो प्रशिक्षण का विवरण भी आपको जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक में आपने लिखा है वो विवरण आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार जो नया समूह बनाया, वो नया समूह को हमने प्रशिक्षण दिया है। यहाँ पे उपस्थित हुआ समूह, कितने समूह उपस्थित हैं? 1। कितने सदस्य थे उसमें? 10। कितने दिन ट्रेनिंग दिए? 3। प्रशिक्षण के लिए आया हुआ निधि। अगर आपको आपके ग्राम संगठन को आने वाले ज़माने में हमारा ग्राम संगठन बहुत बड़ा संस्था बनेगा, इसको हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पंजीयन करवाएंगे और इसको शासकीय पहचान मिलेगा। आगे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और अलग अलग प्रशिक्षणों के लिए आपको निधि भी मिलने की संभावना है। अगर मान के चलो कोई प्रशिक्षण के लिए आपको निधि मिला है और आपने उस निधि से पैसे खर्चा करके, जैसे कॉपी है, कलम है या कोई चार्ट पेपर वगैरह आपने लाकर उसमें खर्चा किया है, तो वैसे समय में आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। मगर हमारी ये समूह स्थायी प्रशिक्षण के लिए हमने ना पैसा खर्चा किया है और ना ही हमारे को कुछ निधि मिला है, तो यहाँ पे हमको डैश डैश लगाना है। समझ में आया है ना? तो उसके बाद 14 नंबर की बिंदु है सूक्ष्म ऋण योजना मंजूरी का विवरण। क्या? सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी मंजूरी का विवरण। ये एमसीपी क्या है, ये आपको शंका आया होगा। एमसीपी की संबंधित हमारे ऑनलाइन एसएचजी ऑनलाइन चैनल में वीडियो रखे हैं। बहुत अच्छा तरीके से हमने एमसीपी को और सीआईएफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वो वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ग्राम संगठन की बैठक में उजाला समूह ने अपना एमसीपी बनाकर लाया है। तो देखिए, पहले ये कॉलम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है क्रमांक, दूसरा समूह का नाम, तीसरा सदस्यों की संख्या, यानी जो समूह को आपने एमसीपी दिया है वो समूह में कुल सदस्यों की संख्या कितना है। उसके बाद कुल ऋण। देखिए, एमसीपी का जो वीडियो है वो देखने से आपको समझ में आएगा। पहले सभी 10 सदस्य बैठकर ऋण की डिमांड करते हैं कि 10 सदस्यों को कितना ऋण चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। एक दीदी 10,000 की डिमांड की है, एक दीदी 5,000 की, एक दीदी 15,000 की, एक दीदी 12,000 की, एक दीदी 8,000 की। अपने अपने ज़रूरतों के अनुसार वो अपना मांग रखते हैं। तो ये जैसे कुल समूह के सभी सदस्यों का जो ऋण राशि है वो यहाँ पे लिखना चाहिए। मगर ग्राम संगठन
जितना उनको ज़रूरत है उतने की डिमांड पूरा नहीं कर सकेगी कभी कभी। तो प्राथमिकता के अनुसार पहली दफ़ा में जब देखिए समूह के 10 सदस्य जब एमसीपी तैयार कर रहे हैं तो एमसीपी में 7 कदम है, उसमें चौथा कदम होता है सभी सदस्यों की कार्य योजना का तैयारी। उसमें उसके बाद जो 5वां कदम होता है प्राथमिकता के अनुसार सदस्यों को ऋण देने का, सदस्यों की प्राथमिकता के अनुसार सदस्यों की सूची तैयार करना। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी समूह को अगर ऋण मिलने वाली है तो समूह के सभी सदस्य बैठकर पहले चर्चा करते हैं कि सभी दीदी आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो 10 को जब जोड़ते हैं तो वो शायद आपकी मांग राशि से बढ़कर हो सकता है, यानी आपको जो जितना आपकी ऋण की योग्यता है उससे बढ़कर आपकी मांग राशि हो सकती है, मगर आपको जो जितना पैसे मिलना है उतना ही मिलेंगे। अगर आप 5 लाख का डिमांड करेंगे तो 5 लाख थोड़ी मिलेगा, आपको जितना मिलना है उतना ही मिलेंगे। शायद आपको 1 लाख की सैंक्शन करने की कैपेसिटी है आपकी ग्राम संगठन, तो उनके पास जितने पैसे रहेंगे उतना ही देंगे ना। आप अगर 4 लाख का डिमांड करके लेके जाएंगे मगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे ना, तो इस तरह वो पहले से ही बताएंगे कि हमारे पास इतना पैसा है और इतना हम दे सकते हैं, आप इतने तक का एमसीपी बनाकर लाइए। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी सदस्य बैठकर किसको कितना चाहिए उसको पहले अंदाज़ा करेंगे। 10 दीदियों का मिलाकर कितना होगा, उदाहरण के लिए अभी कितना होगा वो यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद प्राथमिकता के अनुसार कितने सदस्यों को आपने फाइनलाइज किया है पहले बार ऋण लेने के लिए, यानी जिनको अभी अर्जेंट तुरंत ज़रूरी है उनको हमको पहले सपोर्ट करना है, तो उनको हम प्राथमिकता के अनुसार ऋण देने वाले सदस्यों की संख्या कहते हैं। 10 सदस्यों का उदाहरण के लिए अभी उजाला का लेंगे। समूह में कुल सदस्यों की संख्या 10 है, उसमें 10 सदस्यों ने अलग अलग ज़रूरतों के लिए उन्होंने अपने ग्राम संगठन समूह की बैठक में अपना मुद्दा रखा था कि एक ने 10,000, एक ने 20,000, एक ने 15,000, उस तरह उनकी कुल मांग राशि हो गया 1,50,000। मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मगर ग्राम संगठन क्या 1,50,000 देगी? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो 10 लोगों में से सबसे ज़रूरत सदस्यों को पहचान करके वो 5 सदस्यों को फाइनल किए। नहीं तो यहाँ पे प्राथमिकता के अनुसार सदस्यों की संख्या कितना होगा, 5। कुल ऋण राशि कितना, 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम संगठन ने कितना सैंक्शन किया है, 1 लाख रुपया। अब ग्राम संगठन सीधा दिया है पैसा इनको या सीएलएफ को इनको इनके एमसीपी को बेच दिया है? नहीं ना। अब ग्राम संगठन कभी कभी क्या करती है, अगर ग्राम संगठन के पास पैसे हैं तो तुरंत चेक लिख कर देती है, अगर पैसे नहीं है तो ऐसे समूह की एमसीपी को क्लस्टर संगठन को फॉरवर्ड करती है, यानी क्लस्टर संगठन को बेच देती है कि हमारे पास ऐसा एक समूह है, इसको एमसीपी के माध्यम से पैसे देना है। आपके पास अगर यदि आपके क्लस्टर संगठन में निधि उपलब्धता है तो ये समूह को हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से ऋण दिलवा दीजिएगा। तब क्लस्टर संगठन उनकी एमसीपी को जांच करके अगर वो समूह योग्य है तो वो समूह को वो पैसे देंगे। तो उस प्रकार मंजूरी किया गया संस्था का नाम सीएलएफ नहीं दिया है, ग्राम संगठन खुद दिया है, तब आप यहाँ पे वीवो लिख सकते हैं। अगर सीएलएफ के माध्यम से मिला है तब आप यहाँ पे सीएलएफ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया है? यह हमारे सूक्ष्म ऋण योजना मंजूरी का विवरण। सूक्ष्म ऋण योजना को अच्छी तरीके से समझना है आपको तो आप ज़रूर हमारी एमसीपी का वीडियो देखिएगा। उसके बाद 15 नंबर में है वीओ के माध्यम से किए गए सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण। ये जो कॉलम है आपको, ये सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी के मंजूरी का, ये हमको कहाँ पे मिलेगा? ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक में मिलेगा।
उसके बाद ग्राम संगठन की जो 15 नंबर की बिंदु है, ग्राम संगठन के माध्यम से किए गए सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण। तो जो ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक में निर्णय लिए हैं या वास्तव में वो कार्यक्रम किए हैं सामाजिक कार्यक्रम, तो जो कार्यक्रम उन्होंने किया है उसको यहाँ पे लिखना है। मैं उदाहरण के लिए लिखूँगी, ग्राम संगठन ने इस महीने में स्वच्छता के बारे में रैली की है और कोरोना के बारे में भी रैली की है। समझ लो, उदाहरण के लिए आपके ग्राम संगठन में जो सामाजिक कार्यक्रम किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो यहाँ पे डैश लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम मासिक प्रतिवेदन को थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। मासिक प्रतिवेदन में अभी 15 प्रकार के बिंदु हैं। पहले ग्राम संगठन का नाम रहता है, ग्राम संगठन की गांव का नाम, कुल समूहों की संख्या और ग्राम संगठन में शामिल हुए समूहों की संख्या और सदस्यों की संख्या। उसके बाद उपस्थिति का विवरण रहता है, बैंक खाता का नाम और बैंक खाता क्रमांक। उसके बाद उपस्थिति का विवरण रहता है। उसके बाद 9वां नंबर से यहाँ पे हमने ग्राम संगठन जो दूसरे संस्थाओं से प्राप्त किया है ऋण और उसकी ऋण की वापसी का विवरण रहता है। और उसके बाद 10वां नंबर में ग्राम संगठन की इस महीने की आय और व्यय का विवरण रहता है। ये लिखने से हमको ग्राम संगठन इस महीने में प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी ग्राम संगठन आय में है या घाटा में है, लाभ में है या नुकसान में है या नष्ट में है, वो पता चलता है। उसके बाद 11 नंबर की कॉलम है महीने के अंत में बैंक में शेष राशि और 12 नंबर की कॉलम है महीने के अंत में नगद शेष राशि। ये दोनों हमको नगद पुस्तक देखने से पता चलता है। ये लिखने से क्या फ़ायदा है? ये लिखने से हमको ये पता चलता है कि ग्राम संगठन अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल कर रही है, बैंक में ज़्यादा पैसे रख रही है या समूह की जो ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी है उनके हाथ में ज़्यादा पैसे रह रहे हैं क्या, हाथ में राशि ज़्यादा है यानी ये खतरे का सूचना है। बैंक में भी पैसे ज़्यादा है, वो भी एक खतरे का सूचना है। पैसे हम ग्राम संगठन को परियोजना ग्राम संगठन को पैसे क्यों दे रही है? ग्राम संगठन में शामिल समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो पूरा ना करते हुए बैंक में ही पड़ा रखे हैं पैसे, तो वो ग्राम संगठन आदर्श ग्राम संगठन नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार ग्राम संगठन की कामकाज को जांच करने के लिए हमको मासिक प्रतिवेदन उपयोग होता है। उसके बाद 13 नंबर में 14 नंबर में ग्राम संगठन मतलब 13 नंबर में ग्राम संगठन का किए गए प्रशिक्षण का विवरण है। यानी हमारा ग्राम संगठन कोई भी प्रकार का प्रशिक्षण किए हैं तो ये कॉलम में लिखना है। इस महीने में अगर नहीं किए हैं तो नहीं लिखना है। उसके बाद 14 नंबर में ग्राम संगठन में एमसीपी के माध्यम से कुछ ऋण की मंजूरी हुआ है तो ये कॉलम में लिखना है। अगर नहीं किए हैं तो नहीं लिखना है। ये लिखने से हमको क्या पता चलेगा? ग्राम संगठन यहाँ पे तो हमारा एक समूह ने डिमांड किया है। कभी कभी ग्राम संगठन में 2 या 3 समूह अपने एमसीपी लेकर आते हैं, तो यहाँ पे जितने समूह ने मांग किया है वो पूरे 3 समूहों का यहाँ तक लिखना है। आप कितने समूहों को मंजूरी किए हैं, जैसे समूह में लिखते हैं ना, समूह की बैठक में 3 या 4 सदस्य डिमांड करते हैं यानी ऋण की मांग रखते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई स्कूल फीस के लिए या कोई दूसरे विषयों के लिए। मगर सबकी ज़रूरतों को जानते हुए सबसे खास मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है उसको हम प्राथमिकता के तौर पे पैसे देते हैं। उसी तरह ग्राम संगठन भी कौन से समूह को प्राथमिकता के अनुसार पैसे दिया है, ग्राम संगठन की इसी लोगों की सोचने की तरीका कैसा है, वो लोग कैसे गरीबों की सहायता कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं, ये सब की जानकारी हमको ये देखने से मालूम होगा। उसके बाद 15 नंबर में ग्राम संगठन के माध्यम से करने वाली सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण। ये लिखने से, ये अगर आपने कोई सामाजिक कार्यक्रम किया है तो पता चले, यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखना है। ये लिखने से क्या पता चलेगा, हमारी ग्राम संगठन सिर्फ पैसों की लेन देन के बारे में भी बात करता है या सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी चर्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो क्लस्टर संगठन ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को पूछ सकती हैं कि आप आपकी मासिक बैठकों में सामाजिक मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं। आखिरी में यहाँ पे वीओए का हस्ताक्षर और यहाँ पे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का सिक्का सहित यानी स्टैम्प के साथ हस्ताक्षर, ये हमारा मासिक प्रतिवेदन का मॉडल है। उम्मीद कर रहे हैं हम आपको समझ में आया है। आपको ये मासिक प्रतिवेदन संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है या आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।